जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है सभी लोग। तो आशा करता हूँ सभी लोग आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 12वीं के गणित के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग जो है कक्षा 10वीं के एक बहुत ही खास चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज, जो चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर नंबर 6 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे उन ऑफलाइन वाले बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर ये चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए अगर आप इसका एक वीडियो बना देंगे तो हम लोगों को रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो सही बच्चों की डिमांड थी, तो मैं इन बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए भाई, त्रिभुज का एक चैप्टर है, इसका एक वीडियो अपलोड कर ही दिया जाए। उसमें सारे प्रश्नावली के सवाल और सभी उदाहरण भी कंसेप्ट के साथ बताए जाएंगे। तो मैं बच्चों का बहुत ही क्या बोलते हैं बात मानने के बड़ा इच्छुक रहता हूं। बच्चे जो कहते हैं मैं उनकी बातें मानकर आगे काम कर लेता हूं। तो इसलिए मैंने जो है बच्चों की डिमांड की वजह से जो चैप्टर नंबर 6 है, जो 10वीं में पढ़ना है, और इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस चैप्टर नंबर 6 में जो त्रिभुज है आपका, इसमें टोटल आपको जो है 5 प्रश्नावली पढ़नी है। 5 प्रश्नावली आपका है 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है और 6.5 है। पुरानी किताब वगैरह देखेंगे क्योंकि इस समय जो है एनसीईआरटी किताब का जो सिलेबस हुआ है वो थोड़ा काफी चेंज हुआ है। कुछ जो पुरानी किताब में प्रश्नावली हुआ करते थे उस प्रश्नावलियों में से कुछ को काट करके जो बची हुई प्रश्नावली उसको रखा गया है। तो मैं पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पुरानी किताब में आपकी 5 प्रश्नावली पढ़नी थी हमको इस चैप्टर त्रिभुज में, लेकिन अभी फिलहाल नई वाली किताब में जैसे मैं दिखा दूं आप लोगों को कि मेरे पास 2 किताब है। एक तो आपका ये राजीव प्रकाशन की है बुक मेरे पास, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। एक आपके राजीव प्रकाशन की बुक मेरे पास है, एक बहुत ही जबरदस्त इस समय चल रही है एनसीईआरटी किताब की। ये राजीव प्रकाशन की गणित की किताब है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसमें सारी परिभाषाएं, सारे थ्योरम्स, सारे प्रमेय, हर एक कंडीशन बकायदे इसमें बकायदे लिखा हुआ है। समझ लिया जाए कि पेपर के पैटर्न से देखा जाए तो ये किताब जो है हर एक बच्चों को पढ़नी चाहिए और अच्छी किताब है ये। इसमें सिस्टमेटिक अगर कोई बच्चा अपने मन से भी पढ़ना चाहेगा तो परिभाषाएं वगैरह याद कर सकता है और इसको समझ करके अपनी पढ़ाई अच्छे से मजबूत बना सकता है। बाकी जो है आप लोग इस किताब को आप देख ही रहे हैं, सभी लोग इस किताब से परिचित हैं और इस किताब को आप लोग जानते हैं कि आपका एनसीईआरटी किताब है और ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका यूपी है उसमें एनसीईआरटी किताब में यही समझ लो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये किताब या ये बुक्स सभी प्राइवेट संस्थान में या फिर गवर्नमेंट स्कूलों में सभी किताब यही चल रहा है। तो इस समय जो ये नई किताब इस वाली ये जो आई है, ये एनसीईआरटी की नई किताब में जो है इस चैप्टर में केवल 3 प्रश्नावली हमको पढ़ने हैं। मतलब 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है और 6.3, यही 3 प्रश्नावली हमको पढ़नी है। और इन्हीं 3 प्रश्नावली से जो है आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो 6.4 और 5 है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि प्रश्नावली को हटा दिया है। मतलब ये कहने का कि आपको जो है एक प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3, यही 3 प्रश्नावली ऐसी है जो 2024 और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल किए जाएंगे। पेपर में इन्हीं से प्रश्नावली से क्वेश्चन छपकर आएंगे। बाकी इसको और इसको इस बार नहीं पढ़ना है, पिछली बार पढ़ा गया था लेकिन इस बार जो है इन प्रश्नावली को नहीं पढ़ना है। बस केवल हमें 3 प्रश्नावली को पढ़ना है जो आपके सामने मैंने लिखा भी है कि 2024 और सॉरी यहाँ 25 रहेगा, 2024 और 25 के एग्जाम में हमें पढ़ना है। तो हम लोग जो है हर एक प्रश्नावली को अच्छे से समझेंगे और उसके बाकायदे क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बाकी सभी चैप्टरों से टफ माना जाता है, इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर एक उदाहरण को समझेंगे और हर एक प्रश्नावली के सवाल को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक साथियों, तो ये बेसिक चीजें थी जिसको बताना मुझे जरूरी था कि आपको 2024 और 25 में केवल 3 प्रश्नावली पढ़नी है। 6.4 और 6.5 आपके सिलेबस में इस बार नहीं रखा गया है, उसको नहीं भी पढ़िएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेंगे भाई तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आपको ये 3 प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 प्रश्नावलियों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, ठीक ना। तो मैं त्रिभुज के चैप्टर को स्टार्ट करता हूं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि उसका बेसिक क्या है, आधार क्या है, तब हम लोग प्रश्नावली के सवाल को और उदाहरण को लगा पाएंगे। ठीक साथियों, तो हमें इसको मिटा करके जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे तैयार होता है, कैसे क्या उसमें बातें हमें करनी है।
ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। तो साथियों अभी हमने जो है क्या बोलते हैं प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 कहा था कि केवल पढ़ना है, उसमें से अब हमको 6.4 और 6.5 के बारे में नहीं समझना है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो है कि 6.1 को कैसे समझा जाए, मतलब ये कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातें हमें समझनी है। तो मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो आपको समझना है सर्वांगसम के बारे में, दूसरा आपको समझना है समरूप के बारे में। सर्वांगसम आपका जो है क्लास 9th में पढ़ा था आपने, और सर्वांगसम आपका जो है यहाँ पर समरूप आपको क्लास 10th में पढ़ना है। मतलब ये कह लिया जाए कि त्रिभुज में आपको इसी से लड़ाई लड़नी है, पूरा समरूप क्या होता है, अर्थात समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम समझेंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम और समरूप कैसी, कौन सी आकृति समरूप होगी, कौन सी आकृति समरूप होगी, सर्वांगसम होगी, और कौन सी आकृति ना तो समरूप होगी ना तो सर्वांगसम होगी, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब सर्वांगसम की क्या शर्त है या क्या कहेंगे सर्वांगसम में। सर्वांगसम बेसिकली आपने 9th में पढ़ा था, और समरूप तो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, इसलिए जो है इस त्रिभुज में हमें समरूपता के नियम को समझना है कि त्रिभुज समरूप कैसे होगा। इसके लिए हमें दोनों चीज को समझना पड़ेगा कि सर्वांगसम कैसे होगा और समरूप कौन सा होगा, कौन कौन सी आकृति सर्वांगसम होगी, कौन कौन सी आकृति समरूप होगी। तो इसके लिए मैंने लिखा यहां पर क्या है कि जिसका आकार, सर्वांगसम में बातें कर रहा हूं, जिसका आकार तथा आमाप दोनों समान हो वो आकृति सर्वांगसम हो जाएगी। आकार का मतलब ये होता है, जैसे हम अगर मैं आकार की बात करूंगा तो आकार से बच्चे ध्यान रखिएगा कि आकार का मतलब ये हो गया कि वो आकृति दिखने में कैसी है, अर्थात उसके शेप की बात की जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब आकार नाम लिया गया आकार नाम लिया गया तो इसके शेप की बात हो रही है, मतलब कि आकृति दिखने में कैसी है। यहां पे तो मैं बहुत सारी आकृतियां बनाया हूं, लेकिन फिलहाल आकार शब्द का मतलब समझिएगा कि जो आकृति आपके सामने रहेगी वो दिखने में कैसी रहेगी, वो बात। और दूसरा एक है आपके पास आमाप। आमाप की बात की जाए तो आमाप का मतलब ये होता है कि वो आकृति की साइज क्या है, आकृति की साइज क्या है, कितनी बड़ी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्या है, इसकी बात हो रही है। तो जिन आकृतियों का आकार और आमाप दोनों समान हो उसे सर्वांगसम कह देंगे उस आकृति को। भाई जो आकृति दिखने में एक जैसी हो और उसकी लंबाई चौड़ाई भी एक जैसी हो तो वो आकृति आपकी सर्वांगसम हो जाएगी। सर्वांगसम को मोटी मोटा हम ये कह सकते हैं क्या कि वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, वो आकृति आपकी सर्वांगसम हो सकती है। और मैंने लिखा भी है क्या कि जिसका आकार तथा आमाप दोनों समान हो जाता है वो आकृतियां सर्वांगसम हो जाएगी। सर्वांगसम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु के ऊपर एक वस्तु रख दें और नीचे वाला वस्तु दिखे ही ना, एकदम सेम साइज का रहे, तो उसी को हम लोग कह देंगे कि आपका वो सर्वांगसम है ना। मतलब दिखने में भी एक जैसी हो और उसकी लंबाई चौड़ाई भी एक जैसी हो, तो ऐसी आकृतियों को हम लोग कहेंगे कि सर्वांगसम आकृति है। जैसे मैंने यहां पर कुछ आकृतियां बनाई हैं, 4 वृत्त बनाए, वृत्त 1 2 3 बनाए हुए। पहले वृत्त की रेडियस या पहले वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, लेकिन चौथे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है ना। क्योंकि देखने में सबका आकार एक जैसा है, आकार तो सबका समान है, लेकिन साइज थोड़ा कम बेसी है। इसका 1 सेंटीमीटर है तो इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका 1 सेंटीमीटर। मतलब ये कि पहले वृत्त और चौथे वृत्त का आकार भी समान है और उनका साइज भी समान है, आमाप भी समान है। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि आकृति 1 और आकृति 4 सर्वांगसम हो सकती है इस कंडीशन के आधार पर चलेंगे तो, है ना। समझ बात आ रही होगी। मतलब सर्वांगसम में आपको 2 शब्द समझना है, एक आकार के बारे में और एक आमाप के बारे में। आकार तो साइज बताएगा कि वो दिखने में कैसे है, अगर एक जैसे दिखने में तो ठीक है, लेकिन वो दिखने के साथ साथ उनकी साइज भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर साइज भी एक जैसी है, समान है, तो वो आकृति सर्वांगसम होनी चाहिए, हमारे पास सर्वांगसम हो जाएगी। उसके बाद यहां पर मैं लिखा हूं समरूप, क्योंकि यही तो आपको 10 में पढ़ना है, इसलिए इसको बढ़िया समझिएगा। ये कहता है क्या कि जिसका केवल आकार समान हो, मतलब दिखने में एक जैसा हो, फोटोकॉपी एकदम हो, ये कहने का मतलब है। तो दिखने में अगर एक जैसा है
और उसका आमाप समान समान हो, मैं लिख रहा हूं समान हो, ये आवश्यक नहीं है। मतलब ये कि दिखने में एक जैसा हो, भले उसकी साइज कितनी बड़ी हो, छोटी हो, बड़ी, उससे मतलब नहीं है। दिखने में अगर एक जैसा है तो इसका मतलब वो आकृति आपकी समरूप हो जाएगी। ये मोटी मोटा है। तो सर्वांग में आकार और आमाप दोनों समान हो, और समरूप में जिसका केवल आकार समान हो, आमाप बराबर हो कि ना हो इससे मतलब नहीं है, तो आकृति समरूप हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है सर्वांग का मतलब और समरूप का मतलब क्या क्या होता है ना, ये चीज आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे तो मैं इस समरूप के बारे में जब कह दूं कि जिसका केवल आकार समान हो, मतलब दिखने में अगर एक जैसे हो, फोटोकॉपी हो, तो समरूप हो जाएगा। अब यहां पे मैंने 4 वृत्त बनाए हैं, चारों तो वृत्त दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं भाई, इसका मतलब ये चारों वृत्त समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम केवल पहला वाला होगा और दूसरा वाला, क्योंकि इसमें आकार के साथ साथ आमाप भी होना चाहिए बराबर। अगर साइज बराबर है तभी सर्वांगसम होगा, है ना। और समरूप में केवल आकार दिखने में एक जैसे होने चाहिए, तो समरूप मैं कह सकता हूं। तो आप देखिए ध्यान से, पहले मैं सर्वांगसम में देख लेता हूं कि कौन कौन सी आकृतियां सर्वांगसम के जैसी है। देख रहे हैं यहां पर पहले वृत्त और चौथे वृत्त का आकार तो समान है, साइज भी दोनों का समान है, 1-1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली गई है। इसका मतलब आकृति में लिख रहा हूं यहां पर क्या, कि जो आपके पास आकृति है, आकृति कौन कौन, 1 और 4, आकृति 1 और 4 ये वाला। इसमें आते हैं, मैंने नीचे बनाया वर्ग, वर्ग में कभी 1 लिया सेंटीमीटर, 5, ये आपकी आकृति 5 है, 6, 7 है, 8 है, ऐसे में आकृति लिखा हूं, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कुल मिला के 12 आकृति मैंने लिया है, जिसमें से मैंने ये 2 आकृति पता चली कि पहली आकृति और चौथी आकृति, ये आकृतियां सर्वांगसम है, क्योंकि इनका आमाप और आकार दोनों समान है बाबू, है ना। अब इसमें देखा जाए कि ये आपका एक प्रकार का वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा तो बराबर होती है, जिसमें से मैंने केवल एक भुजा लिखी है, इससे यह पता चल जाएगा कि चार भुजा बराबर होगी, सबकी भुजा बराबर है, तो एक है। अब ये भी एक प्रकार का वर्ग है, दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन साइज बड़ी छोटी बड़ी है, इसका मतलब आकृति 5 और 6 सर्वांगसम तो नहीं होंगे, समरूप हो सकता है, क्योंकि आकार उसमें केवल समान होना चाहिए, दिखने में एक जैसे हैं आपके। इसमें देख रहे हैं कि आकार जो है, आकार तो समान है, एक जैसा दिखने में है, लेकिन जो साइज है, आमाप उसका, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब तीनों अलग अलग है। चौथा देख रहा हूं कि इसकी साइज 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर यहां भी है, 2 सेंटीमीटर यहां भी है, अर्थात आकृति 6 और 8 ये दोनों के दोनों आपके सर्वांगसम हो सकते हैं, क्योंकि दिखने में भी एक जैसे हैं और उनकी साइज भी एक जैसी है। तो इस स्थिति में मैं कह सकता हूं क्या, कि आकृति, जो आकृति है कौन कौन, 6 और 8, तो 6 और बाबू 8 ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। इसमें थोड़ा मैं बात करता हूं, नीचे जो लिखा हूं मैं, कि आकृति 9, 10, 11 और 12, इसमें देखा जाए कि इस कड़ वाली भुजा की लंबाई 5 है, आधार देख रहे हैं 3 है, और लंब आपका 4 है, बाकी सबका अलग अलग है, लेकिन 12वें वाले का कड़ की भुजा 5 है, आधार 3 है, और लंब आपका 4 है ना। तो आकृति 10 और 12 ये समकोण त्रिभुज है, दिखने में एक जैसे हैं, और इन सभी भुजाएं, इनकी भुजाएं भी एकदम एक जैसी हैं, साइज भी सेम है, आकार भी सेम है, दोनों का आमाप, आकार और आमाप दोनों का सेम है, तो इसलिए आकृति 10 और 12 ये सर्वांगसम है। मतलब ये कह सकते हैं कि आकृति कौन कौन भाई आपका, 10 और 12 ये सब की सब ऐसी आकृतियां हैं जो केवल आपकी सर्वांगसम है, सर्वांगसम आकृतियां हैं। तो हमें पकड़ में आया कि सर्वांगसम आकृति किसे कहेंगे, कि जिसका आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो। आकार का मतलब दिखने में एक जैसे हो, आमाप का मतलब उनकी साइज, मतलब छोटी बड़ी ये सब नहीं, बल्कि एक जैसी साइज में हो, एक ही लंबाई हो, एक ही चौड़ाई हो, मतलब एक जैसी हो, तो उन आकृतियों को सर्वांगसम कहेंगे। अब इसमें आते हैं समरूप में, मैंने कहा कि जिसका केवल आकार समान हो, आमाप समान हो, ये आवश्यक नहीं है। मतलब जो दिखने में एकदम फोटोकॉपी है, चाहे वो छोटी हो कि बड़े हो, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखने में अगर एक जैसे हैं तो आकृतियों को हम लोग समरूप कह देंगे। अब देख रहे हैं यहां पर क्या, कि जितने भी वृत्त हैं ये सब के सब दिखने में एक जैसे हैं,
तो मैं सभी वृत्त को जो है समरूप कह सकता हूं भाई। तो इसका मतलब ये कि आकृति 1 2 3 4 इसलिए लिख दिया जाए यहां पर कि जो आपकी आकृति है, आकृति 1 2 3 और 4, आकृति 1 2 3 और क्या 4। उसके बाद वर्ग में भी देखा जाए कि वर्ग में सब दिखने में एक जैसे हैं, छोटे बड़े हैं उससे मतलब नहीं है। तो सभी वर्ग भी आपकी जो है ये समरूप हो जाएंगे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि आकृति जो आपका 5 6 7 8 है, 5 6 7 एंड करके 8 लिख दीजिए, एंड 8, ये आपका समरूप हो जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं सभी समकोण त्रिभुज है, दिखने में एक जैसे ये भी हैं, भले साइज छोटी बड़ी उससे मतलब नहीं है। तो दिखने में अगर एक जैसे हैं तो मैं इसको समरूप भी कह सकता हूं, अर्थात ये भी आपके पास जाएगा, कह देंगे आकृति कौन कौन 9 10 11 और 12। तो हो जाएगा 9 10 11 एंड 12। ये ऐसी आकृतियां हैं जिसको हम समरूप कह देंगे भाई, समरूप आकृतियां या समरूप आकृति क्या कह देंगे। तो समरूप आकृति हो गई आपकी। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दो लाइनों के आधार पर सर्वांगसम और समरूप को ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आकृति 1 और आकृति 5 की बात करूं तो आकृति 1 तो अलग जैसी दिख रही है, आकृति 5 चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। इसका मतलब इनकी ना साइज समान है ना तो आकार समान है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब आकृति 1 और 5 ये ना तो सर्वांगसम है और ना तो समरूप है, क्योंकि समरूप की कंडीशन ये, सर्वांगसम कंडीशन हमारे पास ये। इसलिए आकृति 1 और 5 ना तो समरूप है ना ही सर्वांगसम है, ये कह सकते हैं हम लोग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको सर्वांगसम और समरूप समझ में आ गया होगा कि क्या ये होता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सर्वांगसम में क्या होता है कि केवल आकार और आमाप दोनों देखना है, समरूप में केवल आकार को देखना है, आकार देखना है, साइज उसकी कितनी है उससे मतलब नहीं, केवल आकार दिखने में एक कैसा है आपका, अगर दिखने में एक जैसा है तो समरूप हो जाएगा। तो मोटी मोटा मैं कह सकता हूं क्या कि इसमें केवल एक शर्त है और इसमें दो शर्त है, आकार भी और आमाप भी। तो मैं सीधे कहूंगा क्या कि जो आकृतियां सर्वांगसम हैं वो ऑटोमेटिकली समरूप हो जाएंगी, क्योंकि सर्वांगसम में आकार भी है और क्या है आमाप भी है। तो भैया इसमें तो केवल आकार की बात कर रहा है, अर्थात जो आकृति सर्वांगसम है वो आकृति समरूप भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि समरूप में केवल एक ही है और सर्वांगसम में आकार भी है और आमाप भी है। तो जो आकृति सर्वांगसम है वो आपका समरूप भी ऑटोमेटिक एकदम 100% श्योर हो जाएगी। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा क्या कि यहां पर मैं थोड़ा इसकी बात की जाए कि अगर मैं समकोण त्रिभुज देख रहा हूं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 5 है, आधार देख रहे हैं 3 है, लंब आपका 4 है, इसका दोगुना किया गया, ये कर्ण आपका 5 था दोगुना 10 हो गया, आधार 3 था दोगुना 6 हो गया, लंब आपका 4 था दोगुना 8 हो गया। अगर मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालूं तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ सकता है, इसका अनुपात निकालूंगा तो 4/8, मतलब 4/8 निकालूंगा तो आएगा 1/2। इसका निकालूंगा तो 5/10 का, तब भी ये आएगा 1/2। उसके बाद जो है इसका निकालूंगा तो 3/6 बराबर में आएगा 1/2, है ना। कोण तो बराबर तो है आपका, भुजाओं का अनुपात भी बराबर है ना। तो हमें केवल कोण नहीं देखना है, केवल भुजाएं नहीं देखनी, बल्कि दोनों देखना है कि जिसकी संगत कोण भी बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर जाए, तो ऐसी आकृतियों को समरूप कह सकते हैं। सर्वांगसम की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वांगसम में तो सभी कोण बराबर सभी भुजाएं बराबर हो, यहां पर कोण बराबर तो होना ही चाहिए, भुजाओं का अनुपात रेशियो बराबर होना चाहिए, तब उन आकृतियों को हम लोग कहेंगे समरूप है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही है और आप लोग जो है इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट बढ़िया ले सकते हैं ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे वृत्त आपका दिखने में एक जैसा होता है, तो दुनिया के जितने भी वृत्त होंगे वो सब के सब समरूप होंगे, क्योंकि आकार सबका समान होगा। दुनिया के जितने भी वर्ग होंगे वो भी सबके सब कैसे होंगे, समरूप होंगे। लेकिन त्रिभुज आपके सभी समरूप नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भैया कुछ त्रिभुज आपका इस तरह बन सकता है दिखने में, कुछ त्रिभुज आपका इस तरह बन सकता है आपका दिखने में। तो भैया साइज या आकार तो दोनों का अलग अलग ना हो गया, और जब आकार दोनों का अलग हो गया तो समरूप बनेगा ही नहीं।
तो दुनिया के सभी वृत्त होंगे, सभी वर्ग होंगे, लेकिन त्रिभुज नहीं होगा। अब कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? हाँ, वह त्रिभुज समरूप होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी पर मैं प्रश्नावली को भी सोच रहा हूं स्टार्ट कर दूं, बाकी आप लोग सर्वांगसम समरूप समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रश्नावली की स्टार्ट करता हूं, देखता हूं प्रश्नावली हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं प्रश्नावली 6.1 पे आता हूं। प्रश्नावली 6.1 कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बढ़िया से उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं साथियों। तो प्यारे मित्र, आप सभी लोगों ने देखा कि अभी हमने जो है सर्वांगसम और समरूप पर बात की थी और उसके क्या कंडीशन होती है, कौन कौन आकृतियों को समरूप और सर्वांगसम कहेंगे, ये हमने कायदे समझ लिया था। अब उसके बाद हमारे सामने है प्रश्नावली 6.1 और 6.1 के क्वेश्चन है केवल समझकर लगाने वाले, क्योंकि भरने वाले सवाल हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखता हूं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब जो खाली जगह है उनको भरना है। और इसका पहला पॉइंट कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, इसमें से भरना है। तो आपको बताया था क्या सभी वृत्त आपके जो है समरूप होते हैं, तो आप इसमें जो है समरूप भरिएगा, इसमें इस वाले में समरूप भरिएगा, है ना। उसके बाद दूसरा कह रहा है क्या कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, इसलिए इसमें भी आपको समरूप ही भरना है। तीसरा कह रहा है क्या कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी कौन से त्रिभुज? समबाहु तो बताया था मैं ना, तो सभी समबाहु वाला त्रिभुज, इसमें आपको समबाहु भरना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है क्या कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। मैंने बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो मतलब इस वाले में आपका पहले में ये बराबर भरा जाएगा तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसमें ये भरा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था भरने वाला, तो मैंने इसको बाकायदे सिस्टमेटिक बता दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है कि समरूप आकृतियों को बताना है, दूसरा कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। समरूप का मतलब ये होता है कि आकार उसका समान हो, दिखने में एक जैसा होना चाहिए। तो मैं एक जो है एक आपका जो है छोटा वृत्त बना रहा हूं, इसकी त्रिज्या मैं ले लेता हूं भाई, चलो भाई इसकी त्रिज्या ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सा वृत्त बना रहा हूं, इसकी त्रिज्या को मैंने कह दिया भाई चलो आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। ये दोनों दिखने में एक जैसे समान आकृति के हैं, तो ये आपकी समरूप आकृतियां हो गई। इसमें कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप का मतलब ये है कि एक आप वृत्त ले लीजिए और एक आप वर्ग ले लीजिए, दिखने में तो एक जैसा है ही नहीं है ये। आज जब दिखने में एक जैसा नहीं है तो आपकी ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो बाकायदे सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसको देख लिया। एक क्वेश्चन और इसमें है, मैं इसको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह थोड़ा सा मेरे पास कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। वैसे इसमें जो है थोड़ा ये बात याद रखिएगा कि संगत कोण आपके यहाँ पर बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो उन आकृतियों को हम कहीं समरूप होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर जो है 3 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है देखा जाता है। तो प्यारे साथियों, अभी हमने जो है प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें पता करना है कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं एक दूसरे के कि नहीं है। तो मैं यहां पे समझा दे रहा हूं क्या समरूप का मतलब ये होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो, यही ना आप जानते हैं। तो अगर मैं इस PQ बटे में AB का अनुपात निकालता हूं तो आप निकाल लीजिएगा यहां पर PQ बटे में AB निकालेंगे तो आपका PQ का मान तो दिया है 1.5 और इसका मान दिया है 3, काटेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। फिर QR का अनुपात निकालते हैं BC के साथ, तो ये आपके पास आएगा QR बटे में हो जाएगा BC, इसका अनुपात निकालेंगे तो ये दिया है आपका QR का मान 1.5, इसका दिया है 3, देख लीजिएगा बराबर में हो जाएगा। तो साथ ही QR और BC का अनुपात भी 1/2 आ गया।
अब हम लोग इसका निकालते हैं, RS का और CD का निकालते हैं भाई यहाँ पर। तो भैया आप देख रहे हैं यहाँ पर RS और CD का निकालेंगे तो इसका भी अनुपात 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया 1/1.5 दिया और ये 3 दिया, भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। RP का या PS का निकालेंगे, सॉरी PS का निकालेंगे, PS का निकाल लिया जाए और AD का निकाल लिया जाए तो इसका जो है अनुपात ये भी आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देख रहे हैं क्या कि संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत भुजाएं समानुपाती है। लेकिन एक्चुअली में एक चीज हमें देखने को मिल रहा है क्या कि ये वाला कोण तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है भाई, ये वाला कोण कुछ अलग है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसमें तो सभी कोण आपके 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन इसमें सभी कोण 90 डिग्री के नहीं बन रहे हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती तो है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा यहाँ पर क्या कि संगत कोण बराबर नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको, संगत कोण बराबर नहीं है। आज संगत कोण बराबर ही नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक नहीं अगर आता है तो आकृति समरूप नहीं होती है ना। तो लिखिएगा यहां पर क्या कि अतः आकृतियां समरूप नहीं है, अतः आकृतियां समरूप नहीं है। तो ये ठीक था क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त ठीक था, समझने के लिए था। हमने जो है साथी आपका बेसिक जो है आज स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो है आपके प्रश्नावली 6.11 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है साथी अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हर एक लेक्चर को ढंग से देखिएगा ताकि समझ में हर एक बात समझ में आए और प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बनाते रहिएगा। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिन्होंने डिमांड की थी वो वीडियो जरूर देखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद।